तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिर से लेके आए हैं केवीएस मैदान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले पार्ट में 11 प्रश्न पढ़े थे। अब आज हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि 12वें प्रश्न में क्या है। तो 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चारों जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, निम्नलिखित में से इन चारों में से बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये आधुनिक भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है प्रयागराज में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगर आपसे प्राचीन पूछता है कि प्राचीन चौथे नंबर पे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो आप वल्लभी का नाम लेंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय। अगर आपसे आधुनिक भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछे तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति को देखने के बाद स्थापित की गई थी। यानी ये पूछ रहा है कि बताइए इन चारों में से कौन सी संस्था है जो वर्ष 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली की केंद्रीय विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए, इनकी कार्य पद्धति के लिए इसको स्थापित किया गया था, इनको देखने के लिए। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि 1945 में कौन सी समिति बनाई गई थी जो इन तीनों विश्वविद्यालयों को देखरेख के लिए बनाई गई थी, कि इन तीनों विश्वविद्यालयों को देखे कि यहाँ पे कामकाज कैसा चल रहा है, यहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है, परीक्षा व्यवस्था देखना, ये सारी चीज़ों को देखने का कार्यभार किसे सौंपा गया था 1945 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान समिति। विश्वविद्यालय अनुदान समिति को बनाया गया था इन तीनों विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिए कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी चल रही है, परीक्षा कैसी है और यहाँ की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, यहाँ का कामकाज विश्वविद्यालय का, इन तीनों अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, इन विश्वविद्यालयों का कामकाज देखने के लिए इस समिति को बनाया गया था जांच करने के लिए 1945 में। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो ध्यान देना कि 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाई गई थी जाँच के लिए। जो आयोग है वो 1953 में बनाया गया था। ये जो आयोग है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये 1953 में स्थापित हुआ था। अब इसके पास पूरी व्यवस्था संभालने की, पूरी यूनिवर्सिटियों की व्यवस्था संभालने का काम बहुत बड़ी संख्या में इसके पास सभी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था संभालने का काम है अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास, जो कि 1953 में स्थापित हुआ था और जो ये 1945 में ही जांच के लिए बनाई गई थी ये समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय अनुदान समिति। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 14वां क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14वां पूछ रहा है कि बताइए भारत में शैक्षिक विकास पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को क्या कहा जाता था? मतलब क्या कहा जाता है? पूछ रहा है कि शिक्षा के विकास के लिए जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसको और इस रिपोर्ट को और क्या कहा जाता है? जो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इसे सारजेट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्यों जाना जाता है सारजेट रिपोर्ट के नाम से? तो सारजेट रिपोर्ट के नाम से इसलिए जाना जाता है, इसे सारजेट रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो उस समय के शिक्षा सलाहकार हैं, जो ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार है, इस केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के उस समय एक अध्यक्ष हुआ करते थे। उन अध्यक्ष का क्या नाम था? डॉक्टर जॉन सारजेट। अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर जॉन सारजेट। तो उनकी अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें तैयार हुई, मतलब ये रिपोर्ट तैयार हुई, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सारजेट रिपोर्ट भी कहा जाता है कि सारजेट द्वारा बनाई गई या सारजेट की रिपोर्ट है। ठीक है,
और सार्जेंट रिपोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद इस शिक्षा पद्धति पढ़ाई के लिए ज़्यादा जोर देने के लिए रिपोर्ट तैयार करी गई थी। तो यहाँ पे मतलब भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करना इस रिपोर्ट का उद्देश्य था। तो इसको एक और नाम से जाना जाता है युद्धोत्तर शिक्षा विकास की रिपोर्ट। इसे भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास की रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर यहाँ पे भारत की शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करना इस रिपोर्ट का उद्देश्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से इन चारों निम्नलिखित में से किस वर्ष में एलिफिंस्टन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की। यानी पूछ रहा है यहाँ पे उद्देश्य, इस एलिफिंस्टन रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो ये था कि जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये था कि जो भारत में पारंपरिक शिक्षा है, जो भारत में पारंपरिक शिक्षा है उस पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर क्या हो जाए, अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान पर आधारित, अंग्रेजी पर आधारित और यूरोपीय विज्ञान पर आधारित क्या हो जाए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करना इस एलिफिंस्टन रिपोर्ट का उद्देश्य था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो ये अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान की शिक्षा प्रणाली पर जो आधारित थी, भारतीय शिक्षा में प्रारंभ करना चाहते थे ये एलिफिंस्टन रिपोर्ट, ये बताइए किस वर्ष इसकी अनुशंसा की गई, किस वर्ष इसको प्रारंभ किया गया, इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि किस वर्ष शुरू की गई, तो 1823 आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 1823 में ये एलिफिंस्टन रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी इसमें उद्देश्य बताया है कि जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य इसमें बताया गया है कि जो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो भारत के विश्वविद्यालय के बीच जो शिक्षा है और खेल है और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इन सभी को सहयोग देना और इनमें समानता बढ़ाना। तो ये काम जो है समानता बढ़ाना और खेल के लिए बढ़ावा देना, संस्कृति, ये सारी चीज़ें, इनको इस काम को इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की जो 1925 की रिपोर्ट है जो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है, शिक्षा, संस्कृति और खेल को आगे को बढ़ावा देती है, इसको और किस नाम से जाना जाता है पूछ रहा है इसमें। तो इसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, इसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन ने तो यही पूछा है कि आप बताइए कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है जो वर्ष 1925 में आई थी, जिसका जो उद्देश्य था वो था क्या, इसका जो उद्देश्य था वो था विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं वो सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग देना और इनमें समानता बढ़ाना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था। तो पूछ रहा है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से बताइए किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। पूछ रहा है कि इन चारों में से बताइए कि किसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है किसे, सैडलर आयोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, क्यों जाना जाता है सैडलर आयोग को? तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है इसके जो अध्यक्ष थे उनके अध्यक्ष का क्या नाम था, डॉक्टर माइकल सैडलर। इनके अध्यक्ष का क्या नाम था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था, तो नाम था डॉक्टर माइकल सैडलर। उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से इसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो इस सैडलर आयोग है इसकी स्थापना सैडलर आयोग जो है
इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, ठीक है। और जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्याएं हैं उसकी जांच करने के लिए इसको बनाया गया था सेंट्रल आयोग, क्योंकि इन सभी चीज़ों की